स्टार्ट करते हैं पॉलिटी रिवीजन सीरीज फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 और इसमें आज का टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इससे पहले के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुकी है और आप उन टॉपिक्स को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसके बारे में पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 to 51 में। ठीक है, पार्ट 4 आर्टिकल 36 to 51। तो अब देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है क्या। तो आइडियल्स फॉर स्टेट टू फॉलो, तो डीपीएसपीज क्या है, ये आइडियल्स है कि स्टेट उसको फॉलो करे वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड इनेक्टिंग लॉज, कि जब लॉ इनेक्ट करे गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट, तो या पॉलिसीज बनाए तो डीपीएसपी को ध्यान में रख के बनाए। ये डीपीएसपी में रिफ्लेक्ट क्या करता है, सोशियो इकोनॉमिक गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा गोल्स, सोशियो इकोनॉमिक गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें डीपीएसपीज में देखने के लिए मिलता है। सिग्निफिकेंस क्या है, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि ये नॉवल फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। कैसा फीचर है, नॉवल फीचर, और इम्बॉडीज द सोल एंड फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और डीपीएसपी में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, डीपीएसपी सोल और फिलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल को कहा गया है, ठीक है, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो इम्बॉडीज द सोल एंड फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये है डीपीएसपी, जहाँ पे हमें फिलॉसफी देखने के लिए मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन का सोल देखने के लिए मिलता है। ओरिजिन अगर देखें तो ये इंस्पायर्ड किससे है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, जिसको कि लिया गया है स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो हम इंस्पायर हुए हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने लिया है डीपीएसपीज को स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, और ये रिजेंबल करता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये जो डीपीएसपी है, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, तो उसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस था, तो उसी से ये रिजेंबल करता है, मिलता जुलता है। ठीक है, देन ऑब्जेक्टिव अगर देखें तो इस्टेब्लिश करना सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ठीक है, कॉम्प्लीमेंटिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, तो क्या है कि सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना ताकि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को ये कॉम्प्लीमेंट करे। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना। तो कुछ लीगल एक्सेप्शन देखने के लिए मिलता है, जो कि हम फंडामेंटल राइट के में आर्टिकल 31C में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि 39B और 39C कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर वायलेटिंग आर्टिकल 14 एंड 19, कि अगर आर्टिकल 39B और 39C को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल इस बेसिस पे नहीं कहा जाएगा कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को वायलेट कर रहा है। देन कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें देखते हैं कि ग्रैनविल अस्टिन, ठीक है, डीपीएसपी प्लस फंडामेंटल राइट को उन्होंने कहा कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट क्या है, कंसाइंस है कॉन्स्टिट्यूशन का। देन आर्टिकल 37 में क्या कहा गया है कि डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है। तो इस लाइन पे पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है, यूपीएससी में, कि डीपीएसपी क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है। फंडामेंटल राइट क्या है, जस्टिसिएबल है या नॉन जस्टिसिएबल है। डेफिनेटली फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है। आपका अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप जा सकते हैं कोर्ट में, ठीक है, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 32 के अंदर, और हाई कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 226 के अंदर। तो फंडामेंटल राइट क्या है, जस्टिसिएबल है, और डीपीएसपीज क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नेंस के लिए, ठीक है, ये है तो नॉन जस्टिसिएबल लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है गवर्नेंस के लिए। देन मिनर्वा मिल्स केस 1980 में क्या कहा गया कि यहाँ पे हार्मनी होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी में। जो है हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो अब कुछ फीचर्स देख लेते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, कि क्या फीचर्स है। तो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ये कवर करता है इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल गोल्स को फॉर अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट। ठीक है, तो ये क्या क्या कवर करता है, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल गोल्स फॉर अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट। देन यहाँ जो स्टेट है, ये स्टेट इंक्लूड करता है लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। तो यहाँ पे जो स्टेट कहा गया है ना, तो इसमें क्या क्या आता है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन आता है, जिसमें कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है। देन लोकल अथॉरिटीज़ आ गया, और ऑल अदर पब्लिक अथॉरिटीज़ इन इंडिया, जितना और भी पब्लिक अथॉरिटीज़ है वो स्टेट में इंक्लूड होता है।
ठीक है। तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन हो गया स्टेट के अंदर, देन जो भी लोकल अथॉरिटीज है, PRIs वगैरह, देन ऑल अदर पब्लिक अथॉरिटीज इन इंडिया, ठीक है। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जो कि कवर करता है इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल गोल मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए। देन मोरल ऑब्लिगेशन, ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। ये नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब लीगली इन्फोर्सिएबल नहीं है कोर्ट में। इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड करता है पब्लिक ओपिनियन पे। नो लिमिटेशन ऑन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर, और ये जो है लिमिटेशन नहीं लगा रहा है, जैसे हमने फंडामेंटल राइट में देखा था कि वहाँ लिमिटेशन लग रहा है एग्जीक्यूटिव पावर पे, लेजिस्लेटिव पावर पे, पर यहाँ पे क्या है, लिमिटेशन नहीं लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, DPSP डू नॉट रेस्ट्रिक्ट द लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शन। इनफैक्ट DPSP तो बता रहा है कि आपको किस तरीके का जो है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शन किस टाइप का लेना चाहिए वेलफेयर के लिए लोगों का, यहाँ पे ये है। तो ये लिमिटेशन नहीं है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर पे, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल डू नॉट confer enforceable right in courts but they are constitutionally guide and shape legislative and executive action। तो यही कहा गया है इनफैक्ट कि इन्फोर्सेबल तो नहीं है लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनली गाइड करता है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शन को कि आपको क्या करना चाहिए, और ये रेलिवेंट है व्हेन कोर्ट एग्जामिन कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ। इवन जब ये तब भी काम आता है जब कोर्ट एग्जामिन करती है कि ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है या कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, तो DPSP हेल्पफुल होता है। तो ये इसका रोल है, इन्फोर्सेबल नहीं है लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस क्या है कि DPSP जो है एक्ट करता है एज रिकमेंडेशन फॉर गवर्नेंस। तो गवर्नेंस के लिए ये रिकमेंडेशन है, ये गाइड करता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को स्टेट का, ठीक है। तो अब देखते हैं सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड DPSPs। तो ये प्रमोट करता है सोशियो इकोनॉमिक राइट्स को, ठीक है। एम टू प्रमोट पॉजिटिव सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स अनलाइक फंडामेंटल राइट्स विच आर नेगेटिव इन नेचर। तो ये देखें तो ये क्या कर रहा है, DPSP प्रमोट कर रहा है पॉजिटिव सोशल और इकोनॉमिक राइट्स को, और फंडामेंटल राइट्स क्या कर रहा है कि ये नेगेटिव है नेचर में। यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टेट को क्या कहा जा रहा है कि स्टेट ऐसा नहीं कर सकती है, स्टेट वैसा नहीं कर सकती है, तो ये सारी चीज़ें कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे तो पावर दिया जा रहा है कि आप ऐसा काम करें, ठीक है, पॉजिटिव सोशल और इकोनॉमिक राइट्स को आप प्रमोट करें, तो ये कहा जा रहा है। ये सप्लीमेंट करता है फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है। DPSP जो भी गैप है पार्ट 3 में मींस फंडामेंटल राइट्स में, तो उसको वो फिल करता है और एड्रेस करता है सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज जो कि फंडामेंटल राइट में कवर नहीं है। फंडामेंटल राइट में बेसिकली ज्यादातर पॉलिटिकल राइट है या सिविल राइट है, ठीक है, इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर ज्यादा फोकस है, तो यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक इशू को एड्रेस करता है। देन वेलफेयर स्टेट आइडियल, तो ये वेलफेयर स्टेट के बारे में पूछा जा चुका है कि वेलफेयर स्टेट किस में है, तो DPSPs में है, ठीक है। तो ये इम्बॉडी करता है प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर स्टेट में, वेलफेयर स्टेट मींस जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। वेलफेयर स्टेट की बात कहाँ है, DPSP में है, और ये फंडामेंटल है गवर्नेंस के लिए। DPSPs आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ये गवर्नेंस के लिए DPSP बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल है। देन रोल देखते हैं BN राव का। तो BN राव ने प्रपोज किया था कि डिवीजन किया जाए राइट्स को जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल में, और एक्सेप्ट भी किया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा, पर DPSP क्या है, नॉन जस्टिसेबल ही है। देन जुडिशियल यूज अगर देखें तो DPSP क्या करता है, हेल्प करता है कोर्ट को कि इंटरप्रेट कर सके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉज को, ठीक है, कि ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है। इसमें DPSP काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है विथ रिलेटेड टू आर्टिकल 14 एंड 19, ठीक है। तो DPSP का क्या यूज़ है कि ये कोर्ट को हेल्प करता है कि ताकि जो है किसी भी लॉ के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक किया जा सके, ठीक है। देन अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो अगर हम देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली इस तरीके का कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है, ठीक है। दे आर ग्रुप्ड बेस्ड ऑन कंटेंट इनटू सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो इसको इस तरीके से ग्रुप किया गया है, ठीक है, कंटेंट के बेसिस पे। लेकिन अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके से कहीं पे भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, अलग से इस तरीके से आर्टिकल देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। तो अब समझते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल क्या है, तो जिसमें कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट हो। एम क्या है, एम फॉर सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस एंड वेलफेयर स्टेट। तो जिस भी जो है आर्टिकल से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड किया जा रहा है, वेलफेयर स्टेट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये सब सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है। क्या है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। तो आर्टिकल 38, ठीक है, इसमें क्या है, ये कह रहा है
प्रमोट सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, की सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके। वर्क टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, और क्या किया जाना चाहिए कि इनइक्वालिटी जो है इनकम में, स्टेटस में, फैसिलिटीज में एंड अपॉर्चुनिटीज में इनइक्वालिटीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको अमेंड कब किया गया था? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक है, 38 को अमेंड किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, तो ये बात आपको याद रखना है। देन 39 में क्या है? इंश्योर पॉलिसीज दैट प्रमोट, तो 39 में वैसी पॉलिसीज है जो कि प्रमोट करता है लाइवलीहुड इक्वालिटी फॉर मेन एंड वुमेन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज फॉर कॉमन गुड, प्रिवेंशन ऑफ वेल्थ कंसंट्रेशन। ठीक है, इसको पूछा जा चुका है, तो वेल्थ का कंसंट्रेशन को प्रिवेंट करना, कि ऐसा नहीं है कि किसी एक के पास ही बहुत सारा वेल्थ है और सारे लोगों को है ही नहीं। देन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, देन हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, कि जो भी वर्कर्स हैं उनका हेल्थ और सेफ्टी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, मेन वीमेन और चिल्ड्रेन सबका। देन प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, तो इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से डाला गया है, प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। ठीक है, तो 39 में एक चीज़ आपको याद रखना है कि प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, उसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से डाला गया है। ठीक है, क्या? प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। देन इसमें हमने देखा कि आर्टिकल 38 को अमेंड किया गया है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो यहाँ पे क्या है? प्रोमोट सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात है, एंड वर्क टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज। ठीक है, कि इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करना है। ठीक है, कैसे? इनकम में भी इनइक्वालिटीज नहीं होनी चाहिए, स्टेटस में भी, फैसिलिटीज में भी और अपॉर्चुनिटीज में भी, तो गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, ऐसा कहा गया है। देन अब 39A देखते हैं। 39A प्रमोट करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड कहाँ है? 39A में है। इक्वल जस्टिस कहाँ है? 39A में है, और इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको जो है लाया गया है। और जैसे एग्जाम्पल हम देखें कि इसके थ्रू कौन सा एक्ट बनाया गया, तो लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट। ठीक है, सेक्शन 12 फ्री लीगल सर्विस टू वीकर सेक्शन, तो ये जो फ्री लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट है, तो इसके सेक्शन 12 में क्या कहा जा रहा है कि फ्री लीगल सर्विस जो है वीकर सेक्शन को मिलना चाहिए। देन आर्टिकल 41 इंश्योर करता है कि हर किसी के पास काम करने का अधिकार है, एजुकेशन का और पब्लिक असिस्टेंस का। देन आर्टिकल 42 प्रोवाइड करता है कि सिर्फ काम ही नहीं, काम हो तो ह्यूमैन वर्क कंडीशन हो, अच्छे कंडीशन में काम किया जा सके, मैटरनिटी रिलीफ मिल सके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ राइट टू वर्क है, एजुकेशन है और पब्लिक असिस्टेंस है, काम भी मिले तो ह्यूमैन कंडीशन हो। ठीक है, देन आर्टिकल 43 में कहा जा रहा है सिक्योर लिविंग वेजेस, लिविंग वेजेस को सिक्योर किया जाना चाहिए और डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड हो वर्कर्स के लिए। ठीक है, मतलब इनको लिविंग वेजेस मिले और डिसेंट इसका लिविंग स्टैंडर्ड हो। देन आर्टिकल 43A में कहा गया है प्रमोट वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, कि वर्कर का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में प्रमोट किया जाना चाहिए। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट से कहा गया है। देन आर्टिकल 47 इम्प्रूव न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ। ठीक है, आर्टिकल 47 में क्या कहा गया है कि न्यूट्रिशन इंप्रूव होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ। देन गांधीयन प्रिंसिपल्स देखते हैं, तो ये सारा हमने क्या देखा कि ये कैसा है? सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। आर्टिकल 38 में क्या है कि प्रमोट किया जाना चाहिए सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस और मिनिमाइज किया जाना चाहिए इनइक्वालिटीज़ को। ठीक है, 44th से इसको अमेंड किया गया है। देन आर्टिकल 39 कहा जा रहा है कि ऐसा पॉलिसीज़ बनाना चाहिए जो क्या प्रमोट करे? लाइवलीहुड इक्वालिटी मैन एंड वीमेन दोनों के लिए, मटीरियल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए कॉमन गुड के लिए, जो कि हम कहते हैं ना 39B और 39C। तो हमने ये पढ़ा है आर्टिकल 31C में कि 39B एंड 39C को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 एंड 19 वायलेट होता है तो इसको क्या जो है इनवैलिड इसको नहीं माना जाएगा इन DPSPs को। तो वो कौन सा है? तो एक हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज फॉर कॉमन गुड, कि मटीरियल रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना। और 39C क्या है? प्रिवेंशन ऑफ वेल्थ कंसंट्रेशन, कि वेल्थ कंसंट्रेशन को अगर रोका जाए तो ये कोई कह सकता ना कि ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है, क्यों वेल्थ कंसंट्रेशन को रोका जा रहा है। ठीक है, तो ये स्टेट ऐसा कर सकती है। तो ये है आपका 39B और 39C। देन 39D है इक्वल पे टू इक्वल वर्क। देन E है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स मैन वीमेन एंड चिल्ड्रेन। तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा इम्फेसिस इसलिए दे रही हूँ कि अगर कभी इस तरीके से कुछ भी इसमें से उठ के आ जाता है तो मतलब आप एटलीस्ट समझ पाए कि ये क्या है। ठीक है, एक बार आ भी चुका है। तो
इसलिए। और दूसरा डीपीएसपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, मेंस में आप जो है इन आर्टिकल्स को कहीं पे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, इनके आर्टिकल्स को मेंस में आप लिख सकते हैं इजीली, कहीं पे भी, पॉलिटी में या कहीं और भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको ये सारी कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। तो ई में क्या है, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन, और एफ में है प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जिसको कि 42nd अमेंडमेंट से डाला गया है। देन 39 ए है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, 42nd अमेंडमेंट से डाला गया है। देन 41 है राइट टू वर्क, एंड 42 में कह रहा है कि सिर्फ राइट टू वर्क नहीं बल्कि ह्यूमैन कंडीशन होना चाहिए। एंड 43 में कह रहा है कि लिविंग वेजेस मिलना चाहिए, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ वर्कर्स होना चाहिए। एंड 43 ए में कहा जा रहा है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ठीक है। वर्कर्स पार्टिसिपेशन मतलब वर्कर का भी पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में होना चाहिए, ये 42nd अमेंडमेंट से डाला गया है, ये इंपॉर्टेंट है। देन 47 कह रहा है कि न्यूट्रिशन को इम्प्रूव किया जाना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव किया जाना चाहिए, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव किया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो ये बेस्ड है गांधी जी के विजन के ऊपर, ठीक है, ऑफ रूरल अपलिफ्टमेंट एंड सेल्फ रिलायंस, और उनका आइडिया हमें कहाँ देखने को मिला, फ्रीडम मूवमेंट के टाइम में। तो आर्टिकल 40 क्या कहता है कि स्टैब्लिश किया जाना चाहिए विलेज पंचायत एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। देन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला पीआरआईज को, पार्ट 9 बनाया गया, 11th शेड्यूल में डाला गया, ठीक है। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या हुआ, पीआरआईज को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। देन आर्टिकल 43 ये कहता है प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरिया, कि रूरल एरियाज़ में कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया जाना चाहिए। देन आर्टिकल 43B इनकरेज करता है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होना चाहिए, और इसको 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से डाला गया। देन आर्टिकल 46 ये प्रमोट करता है एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससीज, एसटीज एंड वीकर सेक्शंस को। ये क्या प्रमोट करता है, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससीज, एसटीज एंड वीकर सेक्शन, ठीक है। और ये प्रोटेक्ट करता है सोशल इनजस्टिसेस से और एक्सप्लॉयटेशन से उन लोगों को। देन आर्टिकल 47 क्या कहता है, ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज न्यूट्रिशन, ठीक है, कि ये ड्यूटी है स्टेट का कि न्यूट्रिशन रेज करना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को और पब्लिक हेल्थ को, एंड प्रोहिबिट करना चाहिए जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स है, ठीक है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स है या ड्रग्स है, इनका यूज़ सिर्फ मेडिसिनल पर्पस के लिए होना चाहिए। देन आर्टिकल 48 कहता है कि जो काव का स्लॉटर है वो प्रोहिबिट किया जाना चाहिए, काव का, काल्व्स का, मिल्च का या ड्रॉट कैटल का, और उनके ब्रीड को इम्प्रूव किया जाना चाहिए और ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए एनिमल हस्बेंड्री मॉडर्न लाइन्स पे, ठीक है। तो ये गांधी जी का आइडिया हमें आर्टिकल 40 में विलेज पंचायत, आर्टिकल 43 में कॉटेज इंडस्ट्री, 43B में डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको कि 97th के थ्रू डाला गया। देन 46 में एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक interest of SCs and STs and weaker sections. Then article 47 duty of state to raise nutrition, standard of living and public health, ठीक है। then 48 में क्या है, आर्टिकल 48 में prohibit slaughter of cows, calves, milch, ठीक है, और उनके ब्रीड को इम्प्रूव करो और एनिमल हस्बेंड्री को ऑर्गेनाइज करो। देन लिबरल इंटेलेक्चुअल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अगर हम देखें तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म देखने के लिए मिलता है। ये इंश्योर करता है इंडिविजुअल फ्रीडम, लीगल यूनिफॉर्मिटी और ग्लोबल पीस। तो आगे देखते हैं आर्टिकल 44 क्या कहता है कि इसे यहाँ इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, किसके लिए, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए। नेचर क्या है, ये नॉन जस्टिसिएबल है, डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट एक्शन, और ये गवर्नमेंट एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। देन 1985 में शाहबानू केस, ठीक है, तो इसमें जस्टिस YV चंद्रचूड़ ने कहा, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि अब तक तो यूसीसी इनएक्टिव ही है। इसको कहा कि ये तो आर्टिकल 44 एक डेड लेटर की तरह बन गया है, ठीक है। पहले अगर देखें कि 2024 से पहले तक का स्टेटस तो यूसीसी अनइम्प्लीमेंटेड ही दिखा इंडिया में, सिर्फ गोवा एक एक्सेप्शन है जहाँ पहले से ही चल रहा था पोर्तुगीज सिविल कोड, ठीक है। देन उत्तराखंड में 2024 में फर्स्ट स्टेट बना पोस्ट इंडिपेंडेंस टू इनेक्ट यूसीसी। तो इंडिपेंडेंस के बाद उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट है जहाँ की यूसीसी है, और रिवाइव किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को। देन आर्टिकल 45 क्या कहा जा रहा है कि प्रोवाइड किया जाना चाहिए अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन सारे बच्चों को बिलो एज ऑफ 6, क्या, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है। और 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या किया गया, इसको
अमेंडमेंट किया गया और जो है ये कॉम्प्लीमेंट करता है राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A। तो हमने देखा था कि 86 के थ्रू जो है डीपीएसपी में फंडामेंटल राइट में, फंडामेंटल ड्यूटी में, तीनों में चेंजेस किया जाता है और बेसिकली ये एजुकेशन से लेकर होता है। तो हमने क्या देखा कि 6 से लेकर 14 ईयर्स तक के एज में एजुकेशन प्रोवाइड करना तो फंडामेंटल राइट ही है। देन यहाँ बिलो 6 भी कहा जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि एजुकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दिया जाना चाहिए। अगर 6 से 14 तक फंडामेंटल राइट है तो ये तो मिलेगा ही, ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन, और यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन भी दिया जाना चाहिए। देन आर्टिकल 48 है कि मॉडर्न एग्रीकल्चर और साइंटिफिक एनिमल हस्बेंड्री के बारे में इसको प्रमोट किया जाना चाहिए। और 48A है, इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से डाला गया कि इन्वायरमेंट को क्या किया जाना चाहिए, प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए और इम्प्रूव किया जाना चाहिए, सेफगार्ड किया जाना चाहिए फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। देन आर्टिकल 49 क्या कह रहा है कि प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। देन आर्टिकल 50 में इंश्योर सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, तो सेपरेशन ऑफ पावर आर्टिकल 50 में है। इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट, ये प्रमोट करता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी को। देन आर्टिकल 51 ये प्रमोट करता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को, फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो आर्टिकल 44 में क्या है, यूसीसी, ठीक है। देन आर्टिकल 45 में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है। देन आर्टिकल 48 में मॉडर्न एग्रीकल्चर और साइंटिफिक एनिमल हस्बेंड्री है। देन आर्टिकल 48A इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया, ठीक है। और यहाँ पे भी अमेंडमेंट किया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 45 में, और 48A में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और कहा जा रहा है कि इन्वायरमेंट को क्या किया जाना चाहिए, प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, फॉरेस्ट को भी और वाइल्ड लाइफ को भी। 49 में फिर मॉन्यूमेंट में है, जैसे ही हमने फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर लिया, अब हम मॉन्यूमेंट्स पे आ गए कि हमारा मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स नेशनल इंपॉर्टेंस का, इनको भी प्रोटेक्ट करो। देन सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। और 51 में प्रोमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इट इज मेंशन्ड इन डीपीएसपी कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट किया जाना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसको हम समझ लेंगे तो एटलीस्ट हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो याद करने के लिए है, तो न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपीज, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड किया गया है। काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं क्या क्या। तो आर्टिकल 39F, ठीक है, 39 में जो हमने देखा कि चाइल्डहुड एंड यूथ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मोरल एंड मटीरियल एबंडनमेंट, तो ये ऐड किया गया है, 39F ऐड किया गया। और कहा जा रहा है कि चाइल्डहुड और यूथ प्रोटेक्टेड होना चाहिए एक्सप्लॉयटेशन और मोरल और मटीरियल एबंडनमेंट से, ठीक है। देन 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। देन 43A वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्री मैनेजमेंट, तो याद रखना है इंडस्ट्री मैनेजमेंट में वर्कर्स पार्टिसिपेशन। देन 48A प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, तो इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ वाला भी जो है प्रोटेक्शन ये 48A में है। और ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा डाला गया है। तो यहाँ पे कितना जो है 4 आर्टिकल आपको याद रखना है। 39F, ठीक है, चाइल्डहुड एंड यूथ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। देन 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, आई थिंक ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको। देन 43A वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्री मैनेजमेंट। देन 48A इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, चाइल्ड एंड यूथ प्रोटेक्टेड, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्री मैनेजमेंट, तो ये 42nd से लाया गया। देन 42nd से और चीज़ हुआ था कि 5 सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाला गया था। उसमें था एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है, वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो इसको स्टेट से कंकरेंट में लाया गया था। देन 44 से क्या ऐड किया गया है, जो कि हमने देखा था कि 38 में हमने बात करी थी कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल से इसमें भी अमेंड किया गया है। तो आर्टिकल 38 क्लॉज 2, ठीक है, आर्टिकल 38 क्लॉज 2, तो यहाँ पे कहा गया है कि इनइक्वालिटीज़ को हमने ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इसको कि इनइक्वालिटीज़ इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ को मिनिमाइज करना चाहिए। इनइक्वालिटी को क्या करो, घटाओ। देन 86 से क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया आर्टिकल 45 को, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, तो अमेंडमेंट यहाँ भी किया गया, मॉडिफाई किया गया आर्टिकल 45 को।
ठीक है, कि यहाँ कहा गया कि 0 से 6 ईयर तक अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, एंड यहाँ पे आर्टिकल 21A भी इंट्रोड्यूस किया गया, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है 6 to 14 ईयर्स तक फंडामेंटल राइट बनाया गया था। ठीक है, देन 97 से क्या हुआ, तो 86 तो आपको याद ही रहेगा, 44th भी ईजी है, एक ही है तो आपको याद रहेगा कि हाँ ठीक है, यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ इनकम में, स्टेटस में, फैसिलिटीज़ में, अपॉर्चुनिटीज़ में मिनिमाइज़ करने को कहा गया है। और 97 तो आपको ईजिली याद रहेगा क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में है। 43B कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, उसका फॉर्मेशन, फंक्शनिंग और डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, तो ये कुछ चीज़ें हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्टिव्स आउटसाइड पार्ट 4। ठीक है, DPSP लाइक नेचर जो है पार्ट 4 के बाहर और कहाँ हैं देखते हैं। तो आर्टिकल 335 जो कि पार्ट 16 में है, क्या कहता है, क्लेम्स ऑफ SCs STs टू सर्विसेज एंड पोस्ट इन यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, तो क्लेम जो है SC ST का सर्विसेज में, ठीक है, और पोस्ट में इन यूनियन एंड स्टेट, ये कहाँ है, आर्टिकल 335 में। देन ये बैलेंस करता है एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी को सोशल जस्टिस के साथ। देन नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 350A जो कि है पार्ट 17 में। ठीक है, तो पार्ट 17 में है आर्टिकल 350A। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन। ठीक है, कि प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन में इंस्ट्रक्शन मदर टंग में दिया जाना चाहिए, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप। तो स्पेशली वैसे बच्चों को जो कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप से हैं। ठीक है, देन आर्टिकल 351 जो कि है पार्ट 17 में, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी। ठीक है, तो ये यूनियन का जो है ड्यूटी है कि हिंदी के स्प्रेड को क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ हिंदी एज मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इंडियाज कंपोजिट कल्चर, तो हिंदी का डेवलपमेंट किया जाना चाहिए मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन के तौर पे। ठीक है, इंडिया के कंपोजिट कल्चर के लिए। तो हमने देखा कि यहाँ जो DPSP आउटसाइड पार्ट 4, एक आर्टिकल 335, एक आर्टिकल 350A, एक आर्टिकल 351। 351 स्प्रेड ऑफ हिंदी के से रिलेटेड है कि यूनियन का ड्यूटी है कि हिंदी को स्प्रेड करना चाहिए। देन 350A यहाँ पे कहा जा रहा है मदर टंग के बारे में कि प्राइमरी लेवल पे बच्चों को जो है एजुकेशन किस में मिलना चाहिए, मदर टंग में मिलना चाहिए। और 335 में SC ST के बारे में है कि क्लेम ऑफ द SC STs टू सर्विसेज एंड पोस्ट इन यूनियन और स्टेट। अब समझते हैं कि आखिर अंतर क्या है फंडामेंटल राइट्स में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने नहीं पढ़ा है, इसके बाद पढ़ेंगे। डेफिनेशन अगर देखें तो फंडामेंटल राइट्स क्या है, राइट्स गारंटीड टू इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल को राइट्स मिल रहा है। ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कि कुछ सिटीज़न का सिर्फ आप राइट ही इंजॉय करेंगे, कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है एज ए सिटीज़न इंडिया के टुवर्ड्स। ठीक है, देन DPSPs गाइडलाइंस फॉर स्टेट गवर्नेंस, की स्टेट को कैसे गवर्न करना चाहिए इसके लिए गाइडलाइन है। तो तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन आर्टिकल्स अगर देखें तो फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल है 12 to 35, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का 51A और DPSP का आर्टिकल 36 to 51 तक है। और इसका कहाँ है 12 to 35। द नेचर अगर देखें तो फंडामेंटल राइट्स क्या है, जस्टिसिएबल है और इन्फोर्सिएबल है कोर्ट में। फंडामेंटल राइट ही सिर्फ जस्टिसिएबल और इन्फोर्सिएबल है, बाद बाकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ और DPSP दोनों नॉन जस्टिसिएबल है। ठीक है, ये क्या करता है, गाइड करता है स्टेट पॉलिसी को, और फंडामेंटल ड्यूटी भी इन्फोर्सिएबल नहीं है कोर्ट में। ठीक है, देन पर्पस अगर देखें तो फंडामेंटल राइट क्या कर रहा है, इस्टेब्लिश कर रहा है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। फंडामेंटल ड्यूटी प्रमोट कर रहा है सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ जाती है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, राइट्स तो आपने खूब इंजॉय कर लिया, अब थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा लीजिए। देन DPSPs इस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी फंडामेंटल राइट और सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ठीक है, DPSPs। देन इन्फोर्समेंट अगर देखें तो अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है तो ऑटोमेटिकली इन्फोर्स किया जा सकता है। ठीक है, कोर्ट क्या कर सकती है, किसी भी लॉ को इनवैलिडेट कर सकती है अगर फंडामेंटल राइट जो है वॉयलेट हो रहा है तो। आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट। देन फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये वॉलेंट्री कंप्लायंस है, और अगर जो है कुछ इन्फोर्स करना है तो उसके लिए स्पेशल लॉज चाहिए, ऐसे ये वॉलेंट्री कंप्लायंस है कि आपको अपने मर्जी से ये सारी चीज़ें हैं, ये लिस्टेड हैं, ये आपको करनी चाहिए। देन DPSPs इसके लिए लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, ये ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड नहीं होगा, मीन्स कोई लॉ इसके पीछे होना चाहिए।
देन ही डीपीएसपी जो है इन्फोर्स होगा। जैसे हम देख सकते हैं कितनी सारे लॉ जो है वेलफेयर के लिए बनाया गया है। देन सैंक्शन अगर देखें तो फंडामेंटल राइट्स में लीगल सैंक्शंस है, इंडिविजुअल वेलफेयर फोकस है। यहाँ पे फोकस किसके ऊपर है? इंडिविजुअल के ऊपर। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कोई लीगल सैंक्शंस नहीं है और ये सिर्फ ड्यूटी है, मेयर ड्यूटीज़। डीपीएसपी मोरल सैंक्शन है, कोई लीगल सैंक्शन नहीं है, मतलब लीगल एक ही हुआ। फंडामेंटल राइट्स ये मोरल सैंक्शंस है, कम्युनिटी वेलफेयर फोकस है। देन अमेंडमेंट अगर देखें तो फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं, और फंडामेंटल ड्यूटी को मॉडिफाई किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, और डीपीएसपीज को भी अमेंड किया जा सकता है सोसाइटल नीड्स के अकॉर्डिंग, और इसको भी अमेंड किया जा सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है। देन ओरिजिन अगर देखें तो फंडामेंटल राइट को बोरो किया गया है यूएसए से, फंडामेंटल ड्यूटीज को सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से, और डीपीएसपीज को आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है। देन स्टेट का रोल अगर देखें तो फंडामेंटल राइट क्या करता है? स्टेट के एक्शन को रेस्ट्रिक्ट करता है। यहाँ पे स्टेट का एज सच रोल नहीं है क्योंकि ये तो ड्यूटी है किसकी? सिटीजन्स के लिए है। देन डीपीएसपीज ये डायरेक्ट करता है स्टेट एक्शन को कि आपको कैसे करना चाहिए, कैसी पॉलिसीज बनाना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे स्टेट के एक्शन को कर्ब करने के लिए है। देन जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स में क्या होगा कि अगर कोई ऐसा लॉ है जो वॉयलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट को, ठीक है, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। ऐसा कोई जुडिशियल रिव्यू फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं है। ठीक है। और कोर्ट जो है कैन नॉट डिक्लेयर लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो डीपीएसपीज में कोर्ट जो है किसी भी लॉ को ये नहीं कह सकती है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाला आएगा फंडामेंटल राइट में। ठीक है। क्योंकि फंडामेंटल राइट हम क्या देख पा रहे हैं, क्या है? इन्फोर्सेबल है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर को रिलेटेड। तो ये पीवाईक्यू है, डायरेक्टली पूछा गया था कि राइट्स एंड ड्यूटीज़ का रिलेशन, तो ये को रिलेटेड है। ठीक है, राइट्स एंड ड्यूटीज़। देन अब देखते हैं कि यहाँ पे कन्फ्लिक्ट देखने को मिला फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज में, तो क्या क्या जजमेंट आया इससे रिलेटेड देख लेते हैं कन्फ्लिक्ट फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज के बीच में। तो सबसे पहला केस है चंपकम डोराए राजन केस 1951 का। ठीक है। तो इसमें कहा गया था कि फंडामेंटल राइट जो है प्रिवेल करेगा डीपीएसपी के ऊपर। क्या प्रिवेल करेगा? फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेगा डीपीएसपी के ऊपर, और फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कि फंडामेंटल राइट को इजीली पार्लियामेंट चाहे तो अमेंड कर सकती है। तो ये कहा गया था, यहाँ पे फंडामेंटल राइट को प्रिवेल किया गया था, और ये भी कहा गया था कि हाँ फंडामेंटल राइट को पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के थ्रू। देन गोलकनाथ केस में क्या होता है, यहाँ पे रिवर्स कर दिया गया और कहा गया कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट को रिमूव नहीं कर सकती है। गोलकनाथ केस हमने पहले भी देखा, फंडामेंटल राइट सैक्रोसैंक्ट है, फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं किया जा सकता है डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। मीन्स कि अगर डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना है, इट डजंट मीन कि फंडामेंटल राइट को यहाँ पे अमेंड किया जाएगा। तो ये कहा गया था गोलकनाथ केस में। ठीक है। चंपकम डोराए राजम में क्या था कि फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेगा डीपीएसपी के ऊपर। देन 24th अमेंडमेंट एक्ट आता है। ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया कि पार्लियामेंट कैन रिमूव फंडामेंटल राइट्स वाया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू पार्लियामेंट रिमूव भी कर सकती है, हटा सकती है, अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट को। और इंसर्ट किया गया आर्टिकल 31C को, और कहा गया कि जो भी लॉ, ठीक है, आर्टिकल 39B एंड 39C ये वैलिड इनवैलिड नहीं होगा। ठीक है, नॉट वॉइड। ठीक है, वॉइड ये गलत स्पेलिंग है। ठीक है, नॉट वॉइड इफ दे वॉयलेट आर्टिकल 14 एंड 19। ठीक है। तो यहाँ इसको इंसर्ट कर दिया गया और कहा कि 39B और 39C को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, अगर 14 और 19 वॉयलेट भी होता है तो भी मतलब इस पर कुछ नहीं हो सकता है, फंडामेंटल राइट वॉयलेट नहीं होगा। ठीक है। और इन लॉज को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में। ठीक है। देन केशवानंद भारती केस आता है 1973 में, और इसमें इनवैलिडेट कर दिया जाता है सेकंड प्रोविजन आर्टिकल 31C का। ठीक है, कि पहले को तो रखा जाता है कि ठीक है जो 39B है और 39C है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर 14 और 19 वॉयलेट भी हो रहा है तो अब जो है ये क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है, आप कोर्ट में जाके इन्फोर्स नहीं करा सकते। लेकिन ये जो दूसरा वाला प्रोविजन था कि इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, इसको हटा दिया गया।
ठीक है, और इस्टेब्लिश किया गया कि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है। देन 42nd अमेंडमेंट से क्या हुआ कि कहा गया कि लॉज फॉर डीपीएसपीज आर नॉट वॉइड डिस्पाइट वायलेटिंग आर्टिकल 14 एंड 19। तो यहाँ पे डीपीएसपीज को ज़्यादा पावर दे दिया गया और कहा गया कि डीपीएसपी जो है वॉइड नहीं होगा अगर ये वॉयलेट कर भी रहा है आर्टिकल 14 एंड 19 को। तो ठीक है, डीपीएसपी को प्राइमेसी दिया गया आर्टिकल 14 एंड 19 के ऊपर। देन मिनर्वा मिल केस में क्या हुआ, यहाँ पे इनवैलिडेट कर दिया गया कि नहीं, डीपीएसपी जो है प्राइमरी नहीं है फंडामेंटल राइट के ऊपर, और कहा गया कि इसके बीच बैलेंस होना चाहिए, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में बैलेंस होना चाहिए। तो प्रेजेंट पोजीशन क्या है, फंडामेंटल राइट जो है सुप्रीमेसी में है, ठीक है, होल्ड करता है सुप्रीमेसी डीपीएसपीज पे, लेकिन पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट को डीपीएसपी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर हार्म नहीं होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे बैलेंस करने की बात की गई है कि ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को सुप्रीमेसी है, लेकिन इसको जो है अमेंड किया जा सकता है डीपीएसपी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को कोई हार्म नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक हमने पूरा फंडामेंटल डीपीएसपीज को कवर कर लिया। अब नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कवर करेंगे।